सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, बहुत सारे मौज़ूआत हैं जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बलूचिस्तान के ज़लज़ले की बात करें जो कि कई जगहों पर आया और बहुत सारे शहर थे बलूचिस्तान पूरे सूबे के जो इससे मुतासर हुए। इसकी शिद्दत थी वो तकरीबन 5.9 की थी और 21 अफराद अब तक की इतलात के मुताबिक जाँ बहक हुए हैं। 300 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, कई घर मुनहदम हो गए हैं। एक ही ख़ानदान के 7 अफराद भी जाँ बहक हो गए। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। एक ज़लज़ला जो कि 8 अक्टूबर 2005 को आया था, जिसने पूरे मुल्क में तबाही मचाई थी और ज़्यादातर जो हिस्सा मुतासर हुआ मुल्क का वो आज़ाद कश्मीर था। आज के आने वाले ज़लज़ले में जो नुकसान पहुंचा है वो लौरालई, सिब्बी, मस्तूम और हन्नाई ये इलाके थे जहां जहां ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसी पर ज़रा बात करेंगे। सबसे पहले ज़िया लांगू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर ज़रा बताइएगा कितने फिगर्स हैं अब तक, कितने लोग हैं जो जाँ बहक हो गए हैं, ज़ख्मियों की हालत कैसी है और ख़ास तौर पर PDM में जो इमदादी काम कर रही है उसकी क्या सूरत हाल है, किस तरह रिस्पॉन्ड किया PDM ने इस सिचुएशन में? देखिए, जिस तरह ये रात को ज़िलज़ला आया उसके फ़ौरन बाद सरकार की पूरी मशीनरी हरकत में आ गई है। वहाँ जो है एवी मशीनरीज को भेजा गया है। वहाँ जो है PTMA के अमला एम्बुलेंसेस के साथ गए हुए हैं। हमें जो है पाक फौज की भरपूर हिमायत और मदद हासिल है। NDMA की तरफ से में एलीज दी गई हैं और जो है अद्वियात दी गई हैं। तो जहाँ तक अभी मुमकिन हो सका है हमारी रेस्क्यू की टीमें पहुंच चुकी है और लोगों को मलबे से निकाला है। और अभी जहाँ जहाँ से भी हमें शिकायत मिल रही है तो हमारी टीमें वहाँ पहुंच रही हैं। हर किस्म की सहूलत दी गई है। एली के जरिए लोगों को पहुंचाया जा रहा है। CMH का अमला उधर पहुंच चुका है अपने अद्वियात और दीगर सामान के साथ। कोयटा से डॉक्टरों की टीमें भेजी गई हैं और वहाँ जो मरीज हैं उनको हेलीकॉप्टर के जरिए जो है कोयटा शिफ्ट किया जा रहा है, जिनको जो क्रिटिकल हालत में है। देखें, कैजुअलिटीज जो हुई हैं अभी तक 20 लोगों की कैजुअलिटीज हुई हैं और जो है तकरीबन 100+ इंजरीज हैं। देखिए, PDMA फौरन ही हरकत में आ गई। PMA अपने एवी मशीनरीज के साथ, अपने एम्बुलेंसेस के साथ और अपने अमले के साथ फौरन पहुंच गया है और रात से ही उसने जो है लैंडस्लाइडिंग की वजह से जितने हमारे रास्ते बंद हो गए थे उस पर ऑपरेशन शुरू करके तकरीबन, आपको पता है बलूचिस्तान है, पहाड़ी इलाके हैं, दुश्वार गुजार रास्ते हैं, उसके बावजूद अभी तक PDMA ने 50% से ज़्यादा रास्तों को खोल दिया है। बहुत शुक्रिया आपका। ज़िया लांग वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान गुफ्तगू कर रहे थे। तमाम तर सिचुएशन से उन्होंने आगाह किया। हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, PJ मीर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। सबसे पहले PJ मीर साहब, एक ज़लज़ला जो कि 2005 का 8 अक्टूबर जिसने बहुत बुरी तरह मुतासिर किया कई इलाकों को पाकिस्तान के, जिसमें ज़ाहिर इमदादी काम हुआ, कई सालों तक हुआ। अभी जो आज ज़लज़ला आया है सुबह के टाइम, जिसकी शिद्दत भी बहुत ज़्यादा थी, नुकसान भी बहुत हुआ है। सवाल मेरा ये है कि हमारी जो इंतज़ामात होते हैं ख़ास तौर पे NDMA के, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, क्या वो उस तरह से होते हैं कि हम इस तरह की हंगामी कैफियत से, हंगामी हालात से निकलने की कोई तैयारी हो हमारी? ये आपने बहुत एक अहम सवाल है जो कि मैं समझता हूँ कि पिछले 20 साल से मैं उठा रहा हूँ। हम वेट करते हैं डिज़ास्टर का और उसके बाद फिर हम कहते हैं ये क्या हुआ है। द क्वेश्चन इज़, आपके पास यहाँ एक सिविल डिफेंस अथॉरिटी थी जो कि 60s और 70s तक बिल्कुल अच्छी चल रही थी। उसके बाद ना इसका नाम ना निशान। क्यों? ये वो इदारा है जो कि कराची में बड़ा ज़बरदस्त इफेक्टिव था, लाहौर में था, रावलपिंडी में था, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं 74 इन पर्टिकुलर के बाद ये इदारा बिल्कुल वेंट डाउन द ड्रेन। अब इस इदारे का यही काम है जो अभी आपने सवाल रेज़ किया है। आप प्रिपेयर होते हैं डिज़ास्टर्स के लिए, क्लैमिटीज़ के लिए और हर किस्म की आप कह लो ऐसे इवेंट्स के लिए, अर्थक्वेक्स हो गए, फ्लड्स हो गए, तो यही होते हैं कि इनके जो सिविल डिफेंस वार्डन्स होते हैं वो जाके काम करते हैं। हम उस पर बिल्कुल कोई तवज्जो दी है। आप ऑनेस्टली आप अभी चली जाएं कहीं भी, कराची में देख ले पुरानी सिविल डिफेंस की जो इक्विपमेंट, ऑब्सोलीट इक्विपमेंट पड़ा है और लाहौर में देखें, इस्लामाबाद में देखें, टोटली ऑब्सोलीट। अब कल कोई फ्लड आता है, जिस तरह अभी आपने बलूचिस्तान का बताया है,
कौन लेके जाएगा? और फिर हम कहते हैं जी फौज, फिर हर फौज आपकी आती है, वो मदद करती है। तो आप क्यों नहीं सिविलियन क्वार्टर्स के अंदर इसको इम्प्रूव करते? क्यों नहीं अपने फायर ब्रिगेड्स को इम्प्रूव करते? क्यों नहीं अप टू डेट आप जो इक्विपमेंट है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट क्यों नहीं आप रखते? किसी बिल्डिंग, मैं कराची का एग्जांपल लूँगा, ये जो बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वहाँ मुझे कि क्या कोई ऐसी रूटीन चलती है या एक्सरसाइज चलती है कि फायर ड्रिल्स हों, कि अल्लाह ना करे आपकी बिल्डिंग में आग लग जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या आप कोई फायर ड्रिल्स करते? कोई नहीं होता। होटल्स में होता है? कोई नहीं होता। कोई ऐसा निज़ाम कहीं भी हम नहीं करते। और यही वजह है कि आपने PCHS के अंदर और लांडी के अंदर जो आपने जो वहाँ डिजास्टर्स हुए, बिकॉज उन बेचारों को पता ही नहीं है कि अपनी जानें कैसे बचानी है, कि जब अगर इस तरह के कोई हंगामी हालात हो जाएं। अच्छा, तो ये दो चीजें, अल्लाह करे ये दो कि चीजें कराची की एडमिनिस्ट्रेशन सब देखे इसको। जबरदस्त, थैंक यू सर, आपने बड़ी अच्छी, मेरे लिए भी ज़ाहिर है आपने और इसको वाइड कर दिया। दो चीजें बड़ी अहम, एक तो ये कि इदारे इसमें किस तरह काम कर रहे हैं, दूसरा ये कि हम लोगों को अवेयर किस तरह करते हैं। जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, दुनिया भर में लोगों को अवेयरनेस दी जाती है और इदारे इसके लिए पहले से काम कर रहे होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। राना इंसान साहब, हम इंतज़ार क्यों करते हैं इस चीज़ का कि खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत आए और उसके बाद फिर हम उससे निपटते हैं? हम पहले से क्यों नहीं प्लानिंग होती है? हमारे मुल्क में इदारे मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन फुकदान इस चीज़ का है कि काम नहीं करना, काम नहीं किया जाता, कोई तैयारी नहीं होती नागहानी के लिए। देखिए, सबसे पहले तो बहुत अफसोस है जो जानी नुकसान हुआ उन फैमिलीज के साथ, जो है वो बहुत बड़ा हादसा है, बल्कि सबके लिए इट इज़ अ ट्रेजेडी। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान जो है जो उनको जाने के लिए आपको फंड्स चाहिए होते हैं। यहाँ तो हमें अभी जो नॉर्मल डिपार्टमेंट्स है हुकूमत के, जो हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, आपके और जो सिविल के इदारे हैं, उनके अंदर करंट एक्सपेंडिचर ही नहीं पूरे आप कर पा रहे, और लोगों की बहुत सारे सरकारी महकमों में तनख्वाहों का डिले है और मामलात हैं। फिर डेवलपमेंट फंड जो आज आप दे रहे हैं वो आपके अभी 2018 के लेवल के नहीं है। और यही वजह है कि जिस तरह NDA में जैसे इदारे हैं, उनको आपको इक्विप भी करना है, आपको उनको रिसोर्सेज भी एलोकेट करनी है, तभी ये मुमकिन होता है कि वो इदारे चल सके। अगर वो उनको आप जो है वो फंडिंग नहीं करेंगे, उनको आप अच्छा, क्योंकि सर ये आज की कहानी नहीं है, ज़ाहिर है एक तवील अरसा चाहिए होता है, मामलात चल रहे होते हैं शुरू से ही, तो वो उन चीज़ों को टेकअप कैसे करते हैं? खुद आपकी भी हुकूमत थी, कैसे आप लोग टेकअप करते थे फंड्स के हवाले से, चीज़ों के हवाले से इदारों को? देखिए, ये तो अभी की सूरत हाल मैंने आपको बयान की। जो हमारे दौरे हुकूमत में अल्लाह का शुक्र है कि जो टैक्स कलेक्शन साल बड़ी अच्छी बढ़ रही थी, लेकिन मैं जो करंट सिनारियो आपको बता रहा हूँ उसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और अभी PJ मीर साहब ने कहा कि एंड में फौज को बुला लिया जाता है हर नेशनल डिजास्टर के ऊपर कि वो आए और जो है वो मदद करे सिविलियन इदारों की। तो इसके अंदर भी देखें, यही वजह है कि वो एक ऐसा इदारा है, इंस्टीट्यूट है जो वेल फंडेड है और वो फिर हमेशा सैक्रिफाइस भी करता है, एक अपने रोल से बियॉन्ड जाता है। लेकिन बुनियादी वजह मैं यही समझता हूँ जो मैंने आपको बयान की, ये रिसोर्सेज का मसला है, रिसोर्सेज का और फंड्स का प्रॉब्लम है। ठीक है, पॉइंट टेकन। लेकिन होता यही कि चाहे वो सैलाब ज़दगान की मदद हो या ज़लज़ला ज़दगान की मदद हो या कोई भी आफत आए, मुल्क से हम देखते हैं कि फ़ौज ही खड़ी होती है जो लोगों को उस मुसीबत से निकाल रही होती है। लेकिन इदारों का भी कुछ काम होता है, इदारों को भी चाहिए कि उनको भी इतना आप वेल स्टैब्लिश करें कि वो भी अपना काम पहले से करके रखें, और लोगों को भी अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है, और ये भी कि अल्लाह ताला बचाए इन चीज़ों से। अच्छा, एक और बड़ा अहम मामला है, वो है नया नैब ऑर्डिनेंस, जिस पर अपोजिशन ये कहती है कि NRO है जो हुकूमत ने खुद को ही दे दिया है। तो ये है क्या जो नया नैब ऑर्डिनेंस 2021 है? क्योंकि इससे पहले भी 1999 के ऑर्डिनेंस था जिसमें तरमीम की गई थी, एक बार फिर उसमें तरमीम की सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए। तो ये नया ऑर्डिनेंस के कहता है कि अब ये चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक के लिए तौसीह दे दी गई है। सदर मुमलिकत चेयरमैन नैब का तकर्रुर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से करेंगे। इत्तेफाक ना होने की सूरत में सदर मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। सदर मुमलिकत जितनी चाहेंगे मुल्क में एहतसाब अदालतें बनाएंगे। नया नैब कानून क्या कहता है? कवायद की बेज़ाब्तगी के हवाले से अवामी या हुकूमती मंसूबे नैब के दायरे इख्तियार से बाहर होंगे।
अहम इदारे मुश्तरका मफादात कौंसिल, इक्तिसादी राब्ता कमेटी, कौमी मालियाती कमीशन, एक्निक और दीगर इदारे नैब के दायरे इख्तियार से बाहर कर दिए गए हैं। वफाकी और सूबाई कामीरा कमेटियों, झेली कमेटियों के फैसले अब नैब के दायरे इख्तियार में नहीं होंगे। निजी कारोबारी अफराद और बैंक मुकदमात को भी नैब के दायरे इख्तियार से खारिज कर दिया गया है। मालियाती इदारों या फिर बैंक के फैसले के खिलाफ कार्रवाई या तहकीकात गवर्नर स्टेट बैंक की मंजूरी के बगैर नहीं की जा सकेगी। नए ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल की मुशावरत से एक रेफरेंस दायर करेंगे। ये रेफरेंस मुल्क भर में किसी भी एहतसाब अदालत में दायर किया जा सकेगा और एहतसाब अदालत को शहादत रिकॉर्ड करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की जो है वो इजाज़त भी होगी। ये है नया नैब ऑर्डिनेंस और सीधा सीधा नकात भी इसके ये हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं मीर साहब कि जी अब ये जो नया नैब ऑर्डिनेंस है इससे हुकूमत को भी फ़ायदा होगा, अपोजिशन के जो केसेस चल रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा, तो ये कैसे होगा? और ख़ास तौर पे जब वज़ीर इत्तलाआत ही कहते हैं फवाद चौधरी साहब अपोजिशन से मुज़ाकरात बिल्कुल करेंगे, मुशावरत करेंगे, यस, अपोजिशन लीडर से कोई बात नहीं होगी इस पर, नो, एक बिग नो है उनकी तरफ से। आफ्ताब जहांगीर साहब भी हैं, लेकिन उससे पहले जरा पीजे मीर साहब से जवाब ले लेते हैं। जी मीर साहब। देखें सबसे पहले अगर तो हमने इस मुल्क को एक सिस्टमैटिक तरीके से चलाना है तो फिर आप उसके अंदर अमेंडमेंट्स, ये बीच में SROs, PCOs एंड थिंग्स लाइक दैट, ये आप भूल जाएं। जब आपके पास एक लॉ है कि 4 साल का टेन्योर है कि जिसकी कोई आप कह लो कि कोई गुंजाइश नहीं है कि इनको कहीं एक्सटेंशन मिले। हाँ, ऑर्डिनेंस के थ्रू इशू हो गया है, अब उनको एक्सटेंशन मिल गई है, लेकिन इसके अंदर भी एक लकूना है कि नए केसेस जो हैं वो ये नहीं सुन सकते। अब क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब ये लिमिटेड हो जाएंगे। आपको चाहिए कि इनको ये जो पोस्ट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। चेयरमैन नैब जो है इनके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, मोर देन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब द क्वेश्चन अराइजेस, हम व्हाई आर वी डिलेइंग दिस? ये जो नैब, ये जो चेयरमैन है, इनको तो पिछली गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था इन कंसल्टेशन PMLN एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब ये क्यों इसको चलाना आगे चाह रहे हैं? क्या इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? क्या जो जितने वादे किए थे कि भाई इतने पैसे वापस आ जाएंगे, क्या वो डिलीवर हो गए हैं? आई थिंक एक अगर एक शीट मिल जाए तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर अ डिबेट कि हाँ जी इन्होंने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है इन कंपैरिजन जो कि पुराने चेयरमैन नैब से, तो उसके अंदर कर दो। क्योंकि इस वक्त ये चेयरमैन मैं तो कहूँगा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन कहती है उनके डाउट्स हैं, वो समझते हैं इनको टारगेट किया जा रहा है, वो समझते हैं कि इनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो नेचुरली उनका भी एक व्यू पॉइंट है। गवर्नमेंट कहती है ठीक काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है हम इंटरफेयर बिल्कुल नहीं कर रहे। ये मामला थोड़ा मुख्तलिफ है ना, ये एक इदारा है, उस इदारे के चेयरमैन है, मामला जिस तरह होते हैं ना तय उस तरह होने भी चाहिए थे, डिबेट भी उसी तरीके से होनी चाहिए थी, मुशावरत भी उसी तरीके से होनी चाहिए थी। ये रिवायत क्यों डाल रही है? आफ्ताब जहांगीर साहब से पूछते हैं हुकूमत। आफ्ताब जहांगीर साहब, जो तरीक़ेकार है आइन और कानून में कि जी अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म की मुशावरत से चेयरमैन नैब की तैनाती होती है, ये रिवायत ऑर्डिनेंस की क्यों डाल रही है हुकूमत? आखिर मसला क्या है? देखिए, इस पर इतनी डिबेट हो चुकी है, मेरे ख्याल में आपने भी बेशुमार प्रोग्राम कर लिए होंगे और मेरे दोस्त जो है बैठे हुए एनालिस्ट उन्होंने भी, कि देखिए मैं ये कहता हूँ कि होना तो वही चाहिए जो कानून कहता है, कानून के मुताबिक होना चाहिए। और अभी भी ये जो काम हुआ है ऑर्डिनेंस का, ये भी कानून की इजाजत देता है। अगर कानून इजाजत नहीं देता तो हो नहीं सकता। अब अगर ये तकरीबन 3 महीने के लिए 90 दिन के लिए उनको एक्सटेंशन दी गई है, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि उसके दौरान जो है और उसके बाद जो है वो कोई भी एक हतमी फैसला होगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ये सारी चीजें पार्लियामेंट में करें तो वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन क्योंकि ये चीजें कुछ ऐसी हैं कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये समझा होगा कि इनकी परफॉर्मेंस, जैसे भी आपने कहा, बहुत बेहतर है। आप माजी के अंदर पिछले जो टर्न था उसमें आप उठा के देख लेंगे, कहती है हमारे लिए ही है सारी परफॉर्मेंस, हुकूमत ही केसेस पे कोई बात नहीं। देखें, अच्छा देखिए, ये मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, मैं जहां तक मैं तो अमूमन अपने हल्के बात में मीडिया पे भी खुल के ही कहता हूं कि अगर कोई ये समझ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आफ्ताब जहांगीर अगर ये समझ रहा है कि आज तो मुझे अगर थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, लेकिन कल अगर हम 2023 में हमारी हुकूमत नहीं आती
और तो उसके बाद जिसकी हुकूमत आती है तो क्या फिर भी हमें रिलीफ मिलेगा? ये तो सोचना होगा। ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर कोई ये समझ रहा है कि हमारा इन्फ्लुएंस लग रहा है तो उसकी वजह से अगर कल हमारी हुकूमत नहीं होगी तो फिर बात है जिसकी हुकूमत होगी वो करेगी। तो इससे बेहतर ये है कि देखें, ये मुकदमात होते हैं, नैब बनाती है, रेफरेंसेस जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, वहां पे जाके कोर्टों को चाहिए कि जल्द से जल्द फैसला करें जिसके हक में है कि जी ये इसको बरी होना चाहिए, उसको बरी कर दें। इस पर ना सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी हमारे सामने है। दूसरी बात, ये प्रोसिक्यूशन की जो भी तैयारी होती है, जो मामलात हैं, वो भी हमारे सामने है, सबके सामने है, सबको मालूम है। तो वो जो बात अभी मीर साहब ने की ना, पीजे मीर साहब ने, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कुछ किया है तो वो शीट भी हमें दे दें। तो बिल्कुल हुकूमत को चाहिए कि वो शीट भी दिखाए अपोजिशन को कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है जो ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। देखिए, कई दफा ऐसा हुआ है कि आप ही के चैनल में दिखाया है कि जी इतनी रिकवरी हुई है, इतनी रिकवरी हुई है। ऑपोजिशन जो है वो एक सवाल उठाते पार्लियामेंट के अंदर कि जी हमें बताया जाए कि ठीक है, पॉइंट है, क्योंकि ऑपोजिशन बिल्कुल इस पर प्रॉपर ही वो करे ना काम। सही, राना एहसान साहब, ये एनआरओ दे रही है हुकूमत अपने आप को, ये जुमले बोल के क्या आप ऑपोजिशन समझती है कि उसकी जान छूट गई? अगर वाकया ये है मामला की, जो एक परसेप्शन भी और नज़र भी आ रहा है कि सारी कार्रवाई अपोजिशन के ही खिलाफ है, जितने भी केसेस हैं वो अपोजिशन के खिलाफ हैं, तो फिर तो अपोजिशन को इस पर प्रॉपरली पार्लियामेंट में मामला उठाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि काम बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको एक्सटेंशन दे दें, ये गलत है। ऐसे नहीं होता। बहुत सारे जज बड़ा अच्छा काम करते हैं, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स बड़ा अच्छा काम करते हैं, बहुत सारे सेक्रेटरीज बड़े अच्छे काम करते हैं, तो फिर सबको एक्सटेंशन दे दी जाए तो ये तो एक, मैं समझता हूँ, सीरियस बात ही नहीं है कि इन्होंने क्या किया है। एक कानूनी जो कॉन्स्टिट्यूशनली उनकी जब मुद्दत खत्म होती थी तो खत्म हो जाती थी, कोई और तरीका नहीं था। अब ये कहते हैं जी ऑर्डिनेंस जो है वो भी कानून का हिस्सा है, तो बिल्कुल है। तो आपने पार्लियामेंट को बेतौकीर कर दिया, करते जा रहे हैं और करते जाएंगे, तो कोई मसला नहीं। अब ये आपने कर दिया। दूसरी चीज, क्या आप ऑर्डिनेंस लेके आए जिसके अंदर एक पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस थी? इसका मतलब ये कि जावेद इकबाल साहब इस पीटीआई हुकूमत के लिए अहम है, और अब जो एक्सटेंशन उनको दी है वो पीटीआई हुकूमत ने दी है, तो पीटीआई हुकूमत ने उनको फेवर किया है और वो उनको फेवर करेंगे। सर, अब आप मुझे बताएं कि आप लोग क्या करेंगे? इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर रही है मुस्लिम लीग नून? बिल्कुल, जो अभी हमारी लीगल टीम इसको स्टडी करके जो फॉरम्स अवेलेबल होंगे हम वहां चैलेंज करेंगे। लेकिन राना साहब ने प्रोग्राम में कहा कि हमारी राय मुनक़सिम है, जमात में ही राय मुनक़सिम है इस पर। देखें, वो तो अभी जो भी कंसेंसस बिल्ड होगा उसके बाद हम एक्शन लेंगे, और लीगल अपने जितने भी एवेन्यूज अवेलेबल हैं वो हम स्टडी करके वो हम अगला स्टेप उठा लेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा था कि तासर जो है ये अदारा एक न्यूट्रल अदारा होना चाहिए, इसके अंदर ना हुकूमत हावी होनी चाहिए ना ऑपोजिशन हावी होनी चाहिए, इसलिए मुशावरत थी। अब ये एक तो ये हो गया, ये तासर जावेद इकबाल साहब को एक्सटेंशन देके ये खत्म हो गया कि ये न्यूट्रल अदारा है, बल्कि इसमें और आया कि इसको जो मुख्तलिफ जजेस ने इसके ऊपर जजमेंट दी कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, वो चीज की इन्होंने साबित कर दिया इस ऑर्डिनेंस के तहत। अब आगे आ जाए कि हम कहते हैं ये देख, हमारे पे 3 साल इन्होंने इल्जाम लगाया कि ऑपोजिशन हमारे से एनआरओ मांग रही है, एनआरओ मांग रही है, और इस ऑर्डिनेंस के जरिए हमने तो 3 साल नैब भुगती, हमारे लोग जेल भी गए, 2 साल कोई गया, कोई 18 महीने गया, कोई 2.5 साल गया, इन्हीं चीजों के ऊपर गया जिनके ऊपर अब इन्होंने एनआरओ दे दिया है। वो किस लिए दिया है उसकी एक वजह है। हुकूमत तो कह रही है कोई एनआरओ नहीं दिया, ये ऑर्डिनेंस में अभी तरमीम होगी, अभी काम होगा, मुशावरत से तरमीम होगी। देखिए, ये जो ऑर्डिनेंस वो कह रही है कि ईसीसी जो है, जो काबीना के फैसले हैं, जहां इन्होंने सब्सिडीज दी, जहां इन्होंने एक्सपोर्ट की इजाजतें दी, जहां इन्होंने एलएनजी पे घपले किए, सारी जो बर्बादी लेके आए, अब उसके ऊपर जो नैब का जो दायरा कार है वो खत्म कर दिया। अच्छा, तो ये छोटा सवाल है, बहुत दूसरा सबसे बड़ा, राना साहब ये बहस तो बहुत हो चुकी है, क्विकली जवाब दीजिएगा मुझे। अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है 2023 में, तो क्या मुस्लिम लीग नून नैब के दायरे को खत्म कर देगी? देखें, ये फैसला जो है, हमने ये कोई हतमी फैसला नहीं किया, इसके ऊपर जो है डिबेट होगी। जो शब खून और जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करती है वो नहीं होना चाहिए। क्विकली पीजे मीर साहब, नैब का दायरा खत्म होना चाहिए, रहना चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल रहना चाहिए, पूरी दुनिया में होता है। ओके, बाहर सीरियस फ्रॉड ऑफिस होते हैं, राइट, एंड इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट। आफ्ताब जहांगीर साहब, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, अगर मैं ये समझता हूँ कि
कोई भी इदारा है अगर उसे बनाया गया कानून के मुताबिक तो उसको कानून के मुताबिक ही आप खत्म कर सकते हैं ना, वैसे तो नहीं खत्म कर सकते। लेकिन कानून के इदारों को भी चाहिए कि अपनी परफॉर्मेंस से ये साबित करें कि ये इदारे जो हैं ये इंडिपेंडेंट हैं और ये इस मुल्क के लिए बेहतर हैं। अच्छा, इदारे साबित करें, हुकूमत को भी चाहिए कि पहले से इस तरह के बयानात ना दे जिससे ये तासुर हो। चलिए मैं ब्रेक ले लूं सर, ब्रेक ले लूं, आपकी बात कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम में नाज़रीन वापस आएंगे, बढ़ती महंगाई पर बात करेंगे। हुकूमत अब मशवरे दे रही है आवाम को, वो क्या मशवरे हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन, और हम बात करेंगे इस हिस्से में प्रोग्राम के महंगाई की। ऑलरेडी बढ़ी हुई महंगाई में मजीद महंगाई होने का खदशा है और ये बताया जा रहा है कि रवा माली साल महंगाई की शरह मजीद बढ़ जाएगी, यानी कि जो अभी महंगाई है इसमें और महंगाई होने का इम्कान बढ़ चुका है। आलमी बैंक की रिपोर्ट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आलमी बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि रवा माली साल के दौरान महंगाई की शरह बढ़ने का इम्कान है। तेल और अशे की कीमतों में इजाफे के बाइस महंगाई बढ़ेगी, तवानाई के नरखों में इजाफा होगा जिसके बाइस महंगाई होगी। रवा माली साल मुआशी शरह नमू 3.4% रहने का इम्कान है। माली साल 23 में मुआशी शरह नमू 4.0% तक पहुँच जाएगी। हुकूमत को बैरूनी अदायगियों में दबाव और माली चैलेंजेस का सामना है। हुकूमत माली चैलेंजेस कम करने पर तवज्जो मरकूज कर रही है, रिपोर्ट ये भी कहती है। स्टेट बैंक ने हाल ही में पॉलिसी शरह में इजाफा किया है और हुकूमत तवानाई के शोबे को बेहतर बनाने पर तवज्जो भी दे रही है। आइंदा माली साल करंट अकाउंट खसारा बढ़ने का इम्कान है, आलमी बैंक की रिपोर्ट ये भी कहती है। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP के 2.5% तक हो सकता है। तरसीलात ज़र की आमद मुतवस्सित होने की तवक्को है। आलमी बैंक की रिपोर्ट ये भी कहती है कि रवा माली साल माली खसारा GDP का 7% रहने का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल क़ब्ल इंतखाबात अखराजात से जो माली खसारा है वो 7.1% तक रह सकता है। आमदनी बढ़ाने के लिए GST की हम आहंगी भी ज़रूरी है। GST मालियाती खसारे को कम करने में मुआवनत करेगा। पाकिस्तान और IMF का ये कर्ज प्रोग्राम जारी रहेगा, यानी कि सूरत हाल जो होगी वो अच्छी नहीं होगी। और अभी कल ही की बात है कि अली अमीन गंडापुर ने एक जलसे से खिताब में कहा कि अगर आप चीनी के 100 दाने खाते हैं तो आप 9 दाने खाना शुरू कर दें। अब अली अमीन गंडापुर साहब ये बताएं कि आप हम चीनी को दानों में गिने और दानों की तरह, तस्बीह के दानों की तरह गिन के खाएं, आखिर क्या करें? फिर वो कहते हैं आटा कम खाएं, आटा नहीं खाएं, रोटी ना खाएं, तो फिर क्या खाएं? हवा खाएं, क्या खाएं? वही हमें बता दें कि अब ये मशवरे दिए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से कि कम खाएं जी, क्योंकि महंगाई बहुत है। आफ्ताब जहांगीर साहब, ये इतने कीमती मशवरे जब दिए जाते हैं वज़रा की जानिब से तो समझ नहीं आता कि आवाम क्या करे। अभी 1 साल बाद ही इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी, आपने अपने अपने हलकों में जाना होगा, वोट मांगना होगा। कैसे मांगेंगे, क्या कहेंगे कि क्यों हमने इतनी महंगाई की और हम क्यों कंट्रोल नहीं कर पाए? देखिए, बात बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि ये कोई मुनासिब नहीं है कि अगर मैं कह दूं कि जी कि खाना कम कर दें और ये कर दें, ये जवाब नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि क्योंकि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब हम हलकों में जाते हैं तो वहां पर महंगाई को डिफेंड करना। लेकिन मैं इसके साथ एक बात आपको कहूं कि मैं आपको बड़ी ईमानदारी से, क्योंकि आप भी कराची बेस हैं, मैं भी कराची बेस हूँ, जब मैं अपने हलकों में जाता हूँ तो वहां पर जो लोग मुझसे महंगाई की नहीं करते वो कहते हैं कि जी हमारे जो मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो कम हुआ है। अब उसमें हमें सबसे ज्यादा जो रुकावट बनती है वो बनती है सूबाई हुकूमत। वो कहते हैं कि हमें स्कूल चाहिए, अगर स्कूल हमें बेहतर मिल जाए सरकार की तरफ से तो हमारी जो बचत होगी, जो हम अपने बच्चों को तालीम दिलाते हैं, 2 बच्चे भी अगर मेरे स्कूल जाते हैं तो मुझे 7-8 हज़ार रुपया महीना चाहिए होता है। अगर वो बच जाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि, और वो कहती हैं कि समझती हूँ कि मैं महंगाई मेरे लिए थोड़ी सी आसान हो जाएगी काबू करना। इसी तरह जब वो कहते हैं कि जी कि आप अगर हमारे मेडिकल का निज़ाम बेहतर कर देंगे, 6 भी बड़ी बचत हो जाती है। अच्छा, ये मामला ना सिर्फ सूबे का नहीं है, ये पूरा मुल्क का मामला है। देखिए, एक पॉइंट है मेरा, आप सुन लें फिर आप बोलिएगा। हम हैं टैक्स पेयर, आप भी टैक्स पेयर हैं, मैं भी टैक्स पेयर हूँ। हम टैक्स देते हैं हुकूमत को।
हुकूमत हमें क्या देती है? एक कोई ढंग का अस्पताल नहीं है जहां हमारा इलाज हो सके, हमारे बच्चों के लिए कोई ढंग का गवर्नमेंट का स्कूल नहीं है जहां हमारे आपके बच्चे पढ़ सकें। तो ये काम सिर्फ सूबाई हुकूमतों का नहीं है, ये तो पूरे मुल्क का मामला है ना। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन मसला यही है कि जब आप स्कूल भी नहीं दे रहे, दुनिया के अंदर भी महंगाई है और हमसे ज्यादा महंगाई है, क्योंकि मेरा रास्ता रहता है, मेरे बहन भाई हैं दूसरे जो दुनिया के अंदर रहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी आपके हमारे यहाँ भी महंगाई है, लेकिन हमारे यहाँ स्कूल जो है वो कॉस्मोपॉलिटन है। हम चले आप ये कह रहे हैं कि तालीम का निजाम जो है वो ज्यादा जरूरी है, उसी से सारे मामला जुड़े हैं। बहुत जरूरी है, नो डाउट बहुत जरूरी है, लेकिन अभी हुकूमत का काम है महंगाई कंट्रोल करना, जो हुकूमत के बिल्कुल हाथ से निकल गया मामला। मीर साहब पॉइंट आया सर, आपका पॉइंट आया जी, बिल्कुल सही पॉइंट आया। पीजे मीर साहब, आपको क्या लगता है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हुकूमत के हाथों से निकल रहे हैं मामला, डॉलर कहाँ पहुंच गया है, पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत, फिर अशिया खुदनोश की कीमत, क्या लगता है आपको? हमारी सिर्फ जो प्रॉब्लम है मैनेजमेंट की है। हमारे पास हर किस्म का रिसोर्स मौजूद है, बड़ा ब्रिलियंट माइंड मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम आती है मैनेजमेंट की। देखिए ना, अब महंगाई जो आती है, फॉर एग्जांपल ये जो खाने की चीज़ें, आप जाएं फार्म टू मार्केट, आप इसको शुरू करें ना, फार्म से जब प्रोड्यूस आता है मार्केट के अंदर, आप उसकी वहाँ प्राइस कैलकुलेट करें इधर, और फिर जब मार्केट में आती है, फिर उसके बाद रिटेल में जाती है, और फिर आप उसको वहाँ कंपेयर करें ये प्राइस फ्लक्चुएट कैसे कर रही है। अब आपको भी पता है डिफेंस में एक प्राइस है, और आप कह लो कि जो बड़ी और मार्केट्स हैं उसके अंदर कुछ और प्राइस है। एक डिजाइनर प्राइस है, एक गरीब प्राइस है, और एक चलती हुई प्राइस है। हमें इसको रेगुलेट करना है, और रेगुलेट ऐसे आप करेंगे कि आपका जो मार्केट जो फार्म से जो आ रहा है प्रोडक्ट, उस फार्मर को आप थोड़ी और सब्सिडी दे दो। आप उसको सब्सिडी दो, उसने भी तो सर्वाइव करना है ना। वो ये तो नहीं है कि वो आपको बना के देता रहे और आप कमाते रहे और वो वहीं का वहीं रहे। आपने उसको भी अपडेट करना है, अपग्रेड करना है। और साथ साथ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्राइसेस देखें सुमैया पूरी दुनिया में बढ़ती हैं। आज बरतानिया में देखो शेल्फ्स खाली हैं, सेन्सबरी के ले लो, टेस्को के ले लो, होम वेट्रोस के ले लो, सब खाली हैं। क्यों? उनके पास वो ड्राइवर्स ही कोई नहीं है। अब उन्होंने को 5000 वीज़ा दिया है कि आओ भाई ये करो, साथ साथ वो प्राइम मिनिस्टर कहता है नहीं हम बड़े सख्त इक़दामात ले रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म में हम ठीक हो जाएंगे। द क्वेश्चन इज, हमने भी यहाँ वही करना है कि शॉर्ट टर्म तकलीफ ज़रूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म आवाम को फ़ायदा होना चाहिए, और इसके लिए आपको लंबी मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही राना साहब, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। राना साहब, प्रॉब्लम कहाँ आती है जब ऑपोजिशन ये कहती है कि जी हम इनके महंगाई के जो फैसले हैं, महंगाई के हवाले से, लोगों की रोजगार के हवाले से हम सड़कों पर आएंगे, उस पर भी कुछ नहीं होता। ऑपोजिशन इस मामले में आवाम के किस हद तक साथ है, और ऑपोजिशन क्या समझती है कि मसला कहाँ है? देखिए, हम समझते हैं कि मसला तो इमरान खान साहब ने जब वो खुद ऑपोजिशन में थे तो उन्होंने बयान कर दिया था कि अगर चीनी महंगी होती है, आटा महंगा होता है, तो समझो कि वजीर आजम जो है वो चोर है, सियासत जो आपके लीडरान है वो चोर है, बिजली महंगी होती है तो वो चोर है। तो मसला तो यही है कि ये हुकूमत माफियाज के इर्द गिर्द घिरी हुई है, और जो इनसे जो मैनेजमेंट और गवर्नेंस है वो नाम वो नजर कहीं नहीं आता। मिसाल के तौर पे अभी ये जो ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है फिंच, उसने कहा कि डॉलर 180 पे चला जाए। एक तरफ ये हमें खुद खुशखबरी सुनाते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा रिजर्व, और दूसरी तरफ जो डॉलर है वो पिछले 4 महीने में 152 रुपए से 170 रुपए भी क्रॉस कर गया। तो ये जो मिसमैनेजमेंट है, फिर मिसमैनेजमेंट, ये पॉइंट है आपका भी सर। बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब, पीजे मीर साहब और आफ्ताब जहांगीर साहब। कमी, आई एम सॉरी आप सब लोगों का मौक़िफ़ आया, लेकिन असल मामला क्या है हम जानेंगे। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे माशियात हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या मामला है ये? रिपोर्ट भी ये कहती है आलमी बैंक की कि रवा माली साल में महंगाई मजीद बढ़ जाएगी, डॉलर बढ़ रहा है, 180 तक जाने का मामला है। क्या हो क्या रहा है सर? देखिए, सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त है कि स्टेट बैंक के गवर्नर ने अभी ये कहा चंद हफ्ते पहले कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 2% ऑफ जीडीपी से 3% तक रहेगा, यानी 6 अरब डॉलर प्लस। मेरा अपना असेसमेंट ये था कि ये तकरीबन 14 अरब डॉलर रहेगा। और लेकिन कल परसों जो उन्होंने इक़दाम उठाए हैं, बहुत सख्त इक़दाम हैं, जो बहुत ताख़ीर से उठाए हैं, जिसका जवाब देना पड़ेगा, उसके बावजूद ये 12 अरब डॉलर से कम नहीं रहेगा।
12 अरब डॉलर, और ये वही हद है जो 2017 में थी जब पाकिस्तान की मईशत संगीन बहरान का शिकार थी और जब 2019 में थी। मसला इस वक्त सिर्फ कि हमारी जो पॉलिसियां हैं वो अशराफिया के दबाव में और उनके मुफाद में बनाई जा रही हैं, लेकिन लोग आधी बात कर रहे हैं। एक और अशराफिया पाकिस्तान से बाहर बैठा है जो न्यू ग्रेड गेट पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। तो हमारी जो पॉलिसियां हैं उन दोनों अशराफिया को जो है वो खुश करने के लिए तो हम अभी आगे भी खुश करने में लगे रहेंगे और ये महंगाई ऐसी बढ़ती रहेगी या हुकूमत कुछ ना कुछ करेगी आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से अब ये मुश्किल है कि ये इस साल इस मईशत में कोई बेहतरी ला सकेंगे, ये तकरीबन नामुमकिन है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये नामुमकिन है कि अब ये जब इनके 5 साल पूरे होंगे तो ये मईशत की शरह नमू जो औसत रहेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी 3.3%। 3.3% से तो बहुत ही बुरी हालात हैं। शाहिद साहब मुझे क्विकली सर बताइए, डॉलर को आप दिसंबर में कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए डॉलर अब दिसंबर में तो 3 महीने रह गए हैं, कोई बहुत बड़ा जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि कुछ ये कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ले आए। अच्छा। लेकिन वो कोई मईशत इतनी कमज़ोर बुनियादों पर है कि वो उसको संभाल नहीं सकेंगे, वो फिर गिरेगी दोबारा। लेकिन ये आप देखिए कि 18 रुपया फी डॉलर गिर चुका है मई से अब तक। ये बहुत मामूली बात नहीं है। देखिए आज तो असरात तबाकुन हुए हैं, लोगों को अंदाजा नहीं है कि आप ये देखिए कि जब $100 की आप चीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो जब इमरान खान साहब आए थे वो $100 के 12,400 रुपये पड़ते थे, अब वो 17,000 पड़ते। तो आप जो कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स ले रहे हैं वो पहले 12,000 पे लिया करते थे $100 की इंपोर्ट पर, अब आप 17,000 पे ले रहे हैं। यानी आप रुपए की कदर जब गिराते हैं तो आपके तो टैक्सों की आमदनी में इजाफा हो जाता है, तो आपकी तो लॉट निकल आई, मईशत तबाह हुई, है वो महंगाई हो गई। लेकिन एक अजीब बात मैं आपको बता दूं जो पूरी पॉलिसीज को एक्सपोज कर देगी कि जब आज से पहले जब दुनिया में तेल की कीमतें $120 प्लस थी, यानी $120 या उससे ज्यादा फी बैरल, उस वक्त पाकिस्तान में कीमतें कम थी। आज $80 है, $120 की बजाय $80 है, और हमारे यहाँ आज कीमतें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ये वो चीज है जिसके समझने के लिए बस एक ही एक छोटे से मामला बहुत काफ़ी है। बहुत शुक्रिया आपको डॉक्टर साहब मौजूद थे, डॉक्टर अशफाक शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर माशियात, और बड़ी अपनी माहिराना राय वो इस सूरत हाल पर दे रहे थे। तो 3.3% शरह नमू उन्होंने बता दी है कि ये है सूरत हाल हुकूमत की पॉलिसीज़ की। ब्रेक लेंगे नाज़रीन। वेलकम बैक टू द शो। यहाँ पर हम बात करेंगे पेशावर की यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर, जहाँ पर फीसों में घपले का मामला सामने आया। तकरीबन 1 करोड़ रुपए से जायद की फीसें वालिदैन ने जमा कराई और वो सारा पैसा मुलाजमीन हड़प कर गए। ये सारा गड़बड़ घोटाला पैदा किया गया और अब सूरत हाल ये है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने जो तमाम तालिब इल्म हैं उनकी डिग्रियाँ रोक ली हैं। क्या मामला, अनवर ज़ेब से जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, ये क्या मामला है, ये कब से ये चीज़ चल रही है, कुछ हुआ अब तक या नहीं? जी बिल्कुल, ये सर हुआ है कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर में तलबा और तलबात की जानिब से जो जमा कराई गई फीस थी उसमें बड़े पैमाने पर खुर्द का इंकशाफ हुआ। तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद रुपए यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जमा नहीं हुए। इन पैसों के गायब होने से जिसके बायस जो दर्जनों तलबा हैं उनकी डिग्रियाँ अब यूनिवर्सिटी ने रोकी, क्योंकि ये जितने भी तलबा हैं इनकी डिग्रियाँ जो हैं उनने 2010 से 2020 के दरमियान डिग्रियाँ मुकम्मल की थी। लेकिन चूँकि डिग्री जब आप यूनिवर्सिटी से वसूल करते हैं तो उनके लिए अपना एक फीस होता है और क्लियरेंस की जाती है। तो इस क्लियरेंस के दौरान उनको ये इंकशाफ हुआ कि आप लोगों ने इसलिए आप लोगों की डिग्रियां हम नहीं दे सकते। इस पर कुछ तलबा ने यूनिवर्सिटी में शिकायत भी की है और ज़राए का ये कहना है कि ये तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए है जो कि तकरीबन बनते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा, और इसमें तकरीबन 70 से ज़ायद जो है तलबा इस वक्त उनकी डिग्रियां उनका मुस्तकबिल दाव पे लग गया है। ऐसी सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आपका अनवर ज़ेब, हमें हमदर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर मिसबाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रेजरी हैं यूईटी पेशावर। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। ये जो मामला है कि पैसे दिए गए फीसों की मद में जो कि नहीं मिले, यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अब तक क्या किया है इस पर? Actually, madam, thank you very much.
बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। एक्चुअल सिचुएशन ऐसी है, एक्चुअली जब हमारा कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है और डिग्री लेता है तो वो क्लियरेंस करता है, और क्लियरेंस के लिए पूरा एक फॉर्म है जिसकी अमाउंट की हम वेरिफिकेशन करते हैं बैंक के वोचर्स के साथ या अकाउंट्स के वोचर्स के साथ। अच्छा। तो इस वक्त हमारे पास कोई ज़्यादा तो नहीं, कोई 36 केसेस एक डिपार्टमेंट के आए हैं जिनकी अभी डिग्री जो है वेरिफिकेशन स्टेज में है। उसको हमने इंक्वायर करना है, बैंक से भी हमने इंक्वायर किया हुआ है, उसके लिए इंक्वायरी हम कर रहे हैं। बैंक उन केसेस की फॉरेंसिक ऑडिट कर रही है और उसके बेसिस पर हमें रिकमेंड कर रही है कि आया ये अमाउंट बैंक में जमा हुई है या नहीं हुई। अगर बैंक में जमा हुई है तो बैंक रिस्पॉन्सिबल है, उसको हमें ट्रांसफ़र करेगा। और अगर कोई पेमेंट ऐसी है कि वो रसीद तो है, रसीद तो कहीं से भी बन सकती है। अच्छा। लेकिन अगर वो बैंक में जमा नहीं हुई और वो रसीद वेरीफाई ना हो सकी तो फिर हम स्टूडेंट्स को होपफुली बाय नेक्स्ट वीक अकॉर्डिंग द स्टेटमेंट और रिटर्न उनको दे देंगे कि जी आपकी रसीद। सर मिसबा साहब, आप खुद जानते हैं कि इतना सादा मामला तो नहीं है ना कि इतने सारे बच्चों की डिग्रियां रोकी हुई हैं आप लोगों ने, बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। कितना टाइम लगेगा सारे प्रोसीजर में? ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी इस पे ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन ले चुकी है और हम बैंक के साथ बिल्कुल इंटैक्ट हैं डेली बेसिस पर। वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसका रिस्पांस हमें विद इन फ्यू डेज इसकी फाइनल रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी बैंक की तरफ से। 36 केसेस में से 17 का रिस्पांस हमारे पास आ चुका है बाय यस्टरडे। द रिमेनिंग वी आर एक्सपेक्टिंग इन अ डे और टू। So we would be able to give a final comments to the students by next week inshallah. ठीक है, लेकिन मुलाजमीन मुलव्विस हैं, अपने ही यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? बिल्कुल, उसके लिए यूनिवर्सिटी का जो भी एज पर END रूल्स जो भी इंक्वायरी कमेटी है उसकी फाइंडिंग्स भी ऑलमोस्ट फाइनल है। और अगर उसमें कोई भी एम्प्लॉई मुलव्विस पाया गया या अगर उसके अगेंस्ट जो फैक्ट्स फाउंड हुए देन एज पर END रूल उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। देयर इज नो प्रोविजन, नो रिलैक्सेशन इन दिस, नो लीनियंसी ऑन पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। अच्छा, होता क्या है आपके यहाँ, किस तरह फीस जमा होती है, वो रसीद कैसे दी जाती है, बैंक में दी जाती है, कैश? यही है कि स्टूडेंट जो है बैंक के अंदर फी जमा करता है, यूनिवर्सिटी की एक डिफाइंड फी है और वो फी जो है बैंक के अंदर जमा होते हैं। स्टूडेंट खुद जो है ना जमा कर देता है। इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट के ऊपर भी है कि स्टूडेंट बजाय इसके कि सम टाइम वो खुद जमा नहीं करता, वो किसी और को दे देता है और वो जो दूसरा बंदा है वो कोई भी यूनिवर्सिटी का ऑथोराइज्ड बंदा नहीं होता। यूनिवर्सिटी ने किसी को फी कलेक्शन की अथॉरिटी नहीं दी। यूनिवर्सिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है स्टूडेंट्स को, यही कहा है, गाइडलाइंस जो हैं, जो प्रोसीजर है वो यही है कि स्टूडेंट खुद फीस जमा करे बैंक के अंदर। बैंक के अंदर जो रिसेप्ट्स वगैरह या जो अकाउंट रेंडर होता है वो अकाउंट सेक्शन के साथ रिकन्सिलिएशन होती है। कुछ केसेस में स्टूडेंट्स ने जो है इंडिविजुअल्स को अगर पैसे दिए हैं और उसने वो पैसे आगे जमा किए हैं या नहीं किए, ठीक है, इसको यूनिवर्सिटी ने उसके लिए इंक्वायरी की है। बैंक की फॉरेंसिक भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है इन केसेस के हवाले से और होपफुली विद इन फ्यू डेज वी आर गोइंग टू फाइनलाइज द सेम फाइंडिंग्स इंशाल्लाह। ठीक है, आपके मौक़िफ़ का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मिसबा उल्लाह थे UAT पेशावर यूनिवर्सिटी के, बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में आपको खबर ये कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक नाइट प्रैक्टिस मैच जो है वो जारी है गवर्नर हाउस में। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे बल्कि डिप्टी ब्यूरो हेड फयाजुल हसन चौहान के साथ मौजूद हैं। वो ज़रा इस हवाले से मैं क्या बता रहे हैं उनसे जानते हैं। जी बताइएगा खबर। जो है वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्रिकेट टाकरा होना जा रहा है, जिसका मकसद जो है वो पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली है। और मेरे साथ यहाँ पर हुकूमती टीम के कप्तान फयाजुल हसन चौहान मौजूद हैं। इनसे इस हवाले से जान लेते हैं इनका क्या कहना है, क्योंकि आज जो है यहाँ पर उस टूर्नामेंट का प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है। सबसे जान लेते हैं चौहान साहब क्या कहना चाहते हैं इस मैच के हवाले से, क्या पैगाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये 1 महीना पहले मैंने एक कंसेप्ट दिया था कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्रिकेट टूर्नामेंट हो 1 दिन का, और फिर उसके कुछ ही दिनों बाद जो है वो बरतानिया और न्यूजीलैंड की टीमों का जो वो क्राइसिस आ गया। उसके बाद इसकी कुछ ज़्यादा अहमियत बन गई। फिर हमने बड़े अच्छे तरीके से
अपोजिशन से रब्ता किया। अली हैदर गिलानी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उसका रिस्पांस दिया। फिर पिछले 15 दिन में जो कुछ होता रहा वो आपके सामने है। आज हमारा जनाब नेट प्रैक्टिस मैच है और हुकूमत वर्सेस अपोजिशन, और इंशाल्लाह परसों जो है वो बेस्ट ऑफ 3 का जो वो मैच होगा। बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये है कि पूरी दुनिया को मैसेज देना है कि दुनिया की कोई ताकत भी खेल के मैदान और ख़ुसूसन क्रिकेट और क्रिकेट का जोश, क्रिकेट का जुनून और क्रिकेट के मैदान से पाकिस्तान की आवाम के ताल्लुक़ को और एफिलिएशन को ख़त्म नहीं कर सकता। चौहान साहब, रूटीन में क्रिकेट खेलते हैं आप और क्या तवक्का कर रहे हैं? मैंने अपनी लाइफ के जो पहले 20-22 साल बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। बॉलर भी बहुत अल्लाह पाक के करम से अच्छा था और बैट्समैन भी। अब कोई 30 साल हो गए, 25-30 साल जो है ना कि अब उससे दूर हैं, लेकिन इंशाल्लाह छोड़ेंगे नहीं। इनके जनाब फटे पान के रखेंगे जो है। आज आपको नेट प्रैक्टिस मैच के अंदर ही पता चल जाएगा। मैंने तो अली हैदर गिलानी साहब को कहा था तैयारी पकड़ लेना, जिस तरह सियासत के मैदान में चार शाने चित किया हो, इसी तरह इंशाल्लाह यहाँ पे भी आपके साथ करेंगे। जी, चौहान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, जिस तरह से ये सियासत में ऑलराउंडर है, इसी तरह से क्रिकेट में भी इनका कहना है कि मैं ऑलराउंडर हूँ, बॉलिंग भी करता हूँ, बैटिंग भी करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि चारों शाने जो है वो अपोजिशन को चित किए जाएंगे। जिस तरह सियासत के मैदान में उन्हें किया गया, इसी तरह से क्रिकेट के मैदान में भी किया जाएगा। और पैगाम असल में ये है कि दुनिया जान ले के क्रिकेट के शायकीन पाकिस्तान में भरपूर जोश और जज्बा रखते हैं और किसी तौर भी पाकिस्तान को क्रिकेट में जो है वो फरामोश। ठीक है, खावर बहुत कहा, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हुकूमत बजाय कोई क्रिकेट मैच रखने के अपोजिशन को किसी साथ अपने बिठाए, किसी तरमीम पर बात करे, बजाय ऑर्डिनेंस लेकर आने के अपोजिशन को उससे बात करे कि वो मुशावरत हो, वो तरीक़ेकार हो जो कानून और आइन में है, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? मैच भी होना चाहिए, क्रिकेट भी होनी चाहिए, लेकिन जो काम है असल मुल्क और कौम के लिए करने का, हुकूमत को चाहिए कि पहले उस पर तवज्जो दे। इसी पॉइंट के साथ इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।